हे हाय हेलो नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहने चाहिए। तो बाबा हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, पता होगा कि कौन है बाबा हरभजन सिंह। वो वीर सिपाही थे जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी देश के प्रति अपनी पूरी वफादारी निभाई, ड्यूटी करते थे। वैसे काफ़ी बीच में सुनने को मिला था, हमने भी छोटे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, पापा हमें बताया करते थे, तो उस वक्त हमने ये एक स्टोरी की तरह लिया था। बट बाद में पता चला कि ये स्टोरी नहीं, ये रियल कहानी है। जो बाबा हरभजन सिंह हैं उन्होंने अपनी डेथ के बाद भी ड्यूटी बिल्कुल वैसे ही निभाई जैसे एक सोल्जर निभाता है, और सेना का भी उनके प्रति इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो भी उनको एक सोल्जर की तरह ही ट्रीट करते थे। उनकी सैलरी देना, उनको छुट्टी देना, अगर वो घर जा रहे हैं तो उनकी ट्रेन में सीट बुक कराना, अगर कहीं पे मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे उनकी सीट रखी जाती थी, उनकी चेयर अलग से लगाई जाती थी, उनका खाना पीना सब कुछ बिल्कुल एक सोल्जर की तरह, जैसे एक सोल्जर को ट्रीट किया जाता है। सभी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं उनका। बाबा हरभजन सिंह जो थे, वैसे उनका रियल नाम जो है वो हरभजन सिंह था, बट बाद में उनका मंदिर बनाने के बाद सभी ने उनका नाम बाबा हरभजन सिंह रख दिया था। जो बाबा हरभजन सिंह जो थे वो पंजाब रेजिमेंट से थे और उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना कि यार कि कोई कोई मतलब कि अपनी मौत के बाद भी कैसे कोई ड्यूटी कर सकता है। वैसे उस वक्त ना सभी पहले पहले ऐसे ही लगता, बट ये सच है, ये सच में होता है। उनका तो मंदिर भी बनाया गया है सिक्किम गैंगटॉक में। तो उन्हीं के ऊपर आज की रिएक्शन वीडियो बनने वाली है। एक्चुअली में एक प्लस माइनस है, बाबा हरभजन सिंह के ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनी हुई है। तो क्या है इस मूवी में उनके बारे में, तो मैं अभी आप ही के साथ ही देखूंगी। तो चलिए साथ में देखते हैं और वीडियो को पूरा देखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस माइनस। हाँ हाँ, मैं ही ओवर रिएक्ट करती हूँ। मेरे को कोई बात समझ ही नहीं आती ना, मुझे कोई बात सुननी नहीं है। अपनी मम्मी को बोलो जाके सॉरी, ठीक है? प्लीज सॉरी कर सितंबर 2006। नहीं जी, लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आप ही आ जाना, बिल्कुल नहीं आना स्टेशन। मैं ना सिर्फ अपना सामान लेने आ रही हूँ, उसके बाद अगली ट्रेन से सीधा दिल्ली पापा जी के पास। अच्छा फोन मैंने नहीं और बात सरदार जी हैं, ये बने हैं क्या हरभजन सिंह? जिंदगी झंड कर रखी। क्या है? शादी होगी तेरी? नहीं, कुड़माई हुई है। कभी मत करना शादी, तो कभी मत यहाँ करना। पैच पे लिखा है हरभजन सिंह। जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है। ये जो कस्में वादे करते ना एक दूसरे को खुश रखने, कुछ साल में सारे ही खत्म। मेरी बात मान, सिंगल रह, ऐश कर। नहीं तू बिलीव नहीं कर रहा ना मेरी बात? छोटा है ना, समझ नहीं आती तेरे को। क्या इस उम्र में ना हरभजन सिंह सब कुछ बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। आप थोड़ी चाय पी लो जी। हाँ मैं पी लेती हूँ। भैया तुम पियोगे? हाँ तो सीधा मत। एक चाय देना। कितने की? 10 की। गरम है ना? गरम। अच्छा बोल, मैं भी तो सुनूं आजकल की यूथ को शादी करनी क्यों है? बोल। मैं साल भर डोकलाम इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देता हूँ। वहां ना सोचने का ढेर सारा वक्त मिलता है, और वहां पहरा देते देते मैंने ये तो समझ लिया है कि हमारी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ किसी लड़ाई से कम थोड़ी है। सबसे पहले पैदा होने की लड़ाई, फिर उसके बाद स्कूल, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, और हम जैसों की नौकरी मतलब पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई। हमारे इर्द गिर्द ना लड़ाई और जंग की निशानियां हैं। आपको पता है इस ट्रेन की रूट पर दो जंग के मैदान हैं, पानीपत और कुरुक्षेत्र। अच्छा, और फिर शादी करो और अपनी मिसेज से लड़ते बैठो। मैंने देखा मेरे परिवार में, मैंने तो सोच लिया ये मेरे साथ नहीं होना। वैसे भी एक फौजी को साल में 1 महीना मिलता है घर जाने का, उसमें भी लड़ते बैठो फिर तो। तेरा सही है, तेरी ना मम्मी अच्छी होगी, मेरी सास की तरह नहीं। मेरा ना ससुर बहुत पहले सुधार गए थे। अब ना मेरी सास
अपने बेटे की हर बात में अपना नाक घुसा देती। अच्छा एक बात बताओ, एक औरत है जो कि बेवा है और उसकी एक ही औलाद है, उसकी तो पूरी जिंदगी उस औलाद के आगे पीछे ही गुजरेगी ना। और जब वो औलाद अपना घर बसाएगा, शादी करेगा, तो फिर माँ को अकेलापन तो महसूस होगा ही ना। तो ना कराए ना शादी, बांध के रखे अपने कुमारे बेटे को अपने दुपट्टे से। ऊपर से दिल्ली चढ़वा दिया 8 महीने पहले। पता नहीं कौन से गांव में जाके रहना पड़ रहा है मुझे उनके साथ। मेरी ना लाइफ टोटल खराब हो गई है सच्ची। आपकी तो लव मैरिज। हाँ, लव अरेंज थी। जीत ने ना मुझे रिंकू की शादी पे पसंद किया था। फिर तो जी फोन पे फोन आने शुरू हो गए। मेरी सास तो पीछे ही पड़ गई थी पापा जी के कि हमें तो डिम्पी चाहिए। मैनू की पता कि बहू नहीं चाहिए, कठपुतली चाहिए जिसे सब कह सके वैसे ही करे। मेरी लाइफ है, मैं अपने स्टाइल से जीऊंगी। आपको पता है ना, बंदे ज्यादातर अपनी माँ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं। ओ, नहीं मतलब कुछ लोग होते ही हैं प्लस माइनस। आपकी सास ने भी आपको इसलिए चुना होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। उनको भरोसा होगा कि उनके बाद आप ही उनके घर का ख्याल रखोगे, उनके बेटे का ख्याल रखोगे, सबसे निभा कर चलोगे। पॉजिटिविटी है। गांव भी आपको इसलिए बुला लिया होगा ताकि आप उनके तौर तरीके समझो। चलिए आप उनकी कुछ एक माइनस बात बताइए, मैं उसमें से आपको कुछ प्लस ढूंढ के बताऊं। अच्छा, इसलिए माइनस क्या रैपिड फायर? जो मर्जी बुला लो। मम्मी जी ना बड़ी अखड़ू है। वो स्वाभिमानी है, अधिकार जताती है, प्यार करती है, हर चीज पे तो कंट्रोल करती है। सतर्क है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप भी तो वैसी हो ना, सतर्क, स्वाभिमानी, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे ना मेरी मम्मी ने मुझे पूरा समझा के भेजा था कि बेटा ससुराल में जाके ना मायके वालों का नाम बहुत रोशन कर। और जब पर मेरी सास कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती तो क्या नाम रोशन करूं मैं? कोई नहीं, मैं भी अपनी लाइफ अब अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। सामान लेने जा रही हूँ, फिर दिल्ली वापस। मैं नहीं रहना चाहती। ओए, तू क्या मुंह फुला के बैठा है? तू तो जा रहा है अपनी मंगेतर के पास। जा, खुश रख उसको। आपको क्या लगता है सारी दुनिया परफेक्ट है और आप ही को प्रॉब्लम पति मिला है? निम्मी और मेरी भी झगड़े होते हैं, वो भी चिट्ठियों में। चिट्ठियों में? वहां है आपका फोन वो नहीं चलता, और गुस्से वाली चिट्ठी भेजते ही दोनों को उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता है हफ्तों। पर अगली चिट्ठी आने तक गुस्सा भी शांत हो जाता है और प्यार भी डबल। मैं जब भी उससे गुस्सा होता हूं ना, एक लिस्ट बना लेता हूं, 5 प्लस की लिस्ट और 5 माइनस की लिस्ट। प्लस में तो उसकी कई अच्छी आदतें लिख देता हूं, 5 से ज्यादा, लेकिन माइनस ढूंढते ढूंढते घंटों बीत जाते हैं। आप भी जीत प्राजी वास्ते एक लिस्ट बना दो, फिर देखते हैं कितने बुरे इंसान हैं। पूरी लिस्ट भर जानी है माइनस से। देखते हैं। चलिए अब यहीं सो जाइए, मैं ऊपर सो जाता हूँ। अच्छा, लिस्ट बना रही है। चलो इस बहाने थोड़ी अच्छी मीठी यादें भी सोचने का मौका मिल जाता है। अच्छा, नेगेटिव में एक ही। हाँ जी। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, तेरी फोन का वेट कर रहा था। तुम्हें कैसे पता मैं फोन करूंगी? बस। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेने आ जाना, कपूरथला। बिल्कुल, तेरी ट्रेन आ जाएगी 5:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगे? स्टेशन पे आके झाड़ू मारना है। सुनो, 4:40 से पहले झाड़ू बिल्कुल मारना। आने की जरूरत नहीं है, और आने से पहले फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सुन, जालंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ट्रैवल करना। केयरिंग। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। ओके,
सुनो, जी। वो मम्मी जी को पैरिपोना कह देना। अच्छा ओके बाय। सल्यूट। तो भर गई नोटबुक? तो बड़ा ज्ञानी है। पता है, हम फौजियों की जिंदगियां ना बस एक पल से दूसरे पल तक होती हैं। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से जिंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो, आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में न जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियां और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। अब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरे मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे दिया था। सुन, तू कहाँ तक जा रहा है? कपूरथला। ले, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। सीट नंबर क्या है? टिकटें तो वो ले गए। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना, ठीक है? मैंने ना तेरा इंट्रो कराना है चीज से। देख ना, लोग कैसे मिल जाते हैं ना। एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। बठिंडा एक्सप्रेस कपूरथला जलंधर से। अच्छा पहुंच गई। चलो। तुम्हें किसी से मिलाना है। किससे? उसी की वजह से तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा, फिर तो मिलना चाहिए। कौन है यार आदमी? फौजी है। उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए, सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? पापा जी? पापा 22-23 साल का लड़का था, मैं इसके समझ जितना गई अब। होगा। हाँ, पर बातें तो बाबा जी वाली कर रहा था। मैडम जी, वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ, आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट। सामने बैठा था बर्थ पे, मैंने उसका बैज भी पढ़ा है। ऐसा ही बैज था तुम जैसा, हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? हैं? आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है, हरभजन। अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए। कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है। इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ, ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट पे। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी
अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते उनको एक जोर का चांटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या, चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। ओ माय गॉड, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मूवी इस तरीके से जाएगी। मुझे ऐसा लगा था कि बाबा हरभजन सिंह को लेके कुछ यादों को लेके कुछ बात होगी, तभी ये मूवी कुछ बनाई होगी उनके बारे में। बट ये बहुत अच्छी बात बताई कि प्लस माइनस वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हर एक नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी रख दी थी। बिल्कुल इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। बट धीरे धीरे वो बातें करते करते जब वो सोल्जर्स वो बक्सा निकला, तब थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़ हो गया था कि कहीं शायद वही तो नहीं कि मतलब वो तो नहीं रही पर उनकी आत्मा जो होती है वो होगी। बट लास्ट में तो बिल्कुल जो सोल्जर्स ने कहा कि स्टार्स को सभी जानते हैं, क्रिकेटर्स के बारे में सभी जानते हैं, तो जाइए ज़रा सर्च कीजिए कि बाबा हरभजन सिंह कौन है। वाकई में बहुत लोग इस बात से अनजान भी होंगे। हम जब छोटे थे ना, तो पापा हमें बताया करते थे कि बाबा हरभजन सिंह के बारे में, तो हम खाना खाते खाते ना बहुत सीरियस तरीके से सुनते थे। तो पापा बताते थे कि जितनी भी बात इसमें बताई, ये सब बातें बताई थी पापा ने हमें बोला था कि उनके जो बिस्तर लगाए जाते थे, उनके बिस्तरों में सिलवटें हुआ करती थी और उनके लिए थाली अलग से लगाए भी होती थी। उनके जूतों में हमेशा मिट्टी होती थी क्योंकि वो हमेशा ड्यूटी पे रहते थे और हमेशा आग मतलब के अपने साथियों को बताया करते थे दुश्मनों के बारे में। और अगर कोई रात को सो जाता था तो उसको थप्पड़ मार के जगाते थे। ये सच में हमको छोटे में पापा ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। और उनका वाकई में सिक्किम गैंगटॉक में एक मंदिर है जो 14 फीट ऊंचा है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं मंदिर में अपना शीर झुकाने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। भारत के लोग तो आते ही हैं, साथ में जो चीन के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और सर झुकाते हैं बाबा हरभजन सिंह के लिए। मानना तो पड़ेगा ना यार, मतलब इतना ज़्यादा वफादारी, इतना ज़्यादा उनको देश के प्रति प्रेम था कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, लगातार ड्यूटी करते रहे और बाद में वो रिटायर भी हो गए। उनको पूरा सम्मान के साथ रिटायर किया गया। कहा जाता है कि जहाँ पे बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना हुआ है, उनके उस मंदिर के अंदर एक उनकी फ़ोटो है, उनके सामान है, उनकी वर्दी, जूते सब रखे हुए हैं। तो वहाँ पे 2 सोल्जर्स वहाँ पे हमेशा ड्यूटी देते हैं, पहरेदारी करते हैं उनके मंदिर की। तो वहाँ पे जब वो देखते हैं सुबह उठ के, तो वहाँ पे हमेशा उनके जूतों में कीचड़ लगा हुआ रहता है। तो ये कई बार ये बात का भी काफ़ी ज़्यादा खुलासा हुआ है। वैसे सारी स्टोरी थोड़ी मूवी जैसी लगती है ना, जहाँ पे हमने इस वीडियो पे भी देखा कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि जब वो 5 दिन तक नहीं मिले, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। तो वो अपने दोस्त के सपने में आए और उन्होंने वो जगह बताई कि मैं कहाँ पे हूँ और कैसे करके। अगर वो नहीं आते, वो नहीं बताते, तो उनको तो सच में भगोड़ा ही घोषित कर दिया जाता। मानना पड़ेगा यार, ऐसे वीर सिपाही के लिए ना दिल से सल्यूट है कि जो मरने के बाद भी अपने देश के लिए बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा था, ड्यूटी पर तैनात था बिल्कुल, और अपने साथियों को हर बार मतलब सचेत रखता था कि कहाँ से दुश्मन क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग था। उनके लिए दिल से सल्यूट है, दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान है बाबा हरभजन सिंह के बारे में, और जितना बोलो उतना कम है। ऐसे वीर सिपाही सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं, ऐसे जज्बा रखने वाले सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं। उफ, रोंगटे खड़े हो रहे थे पूरी वीडियो देखते देखते
कि वाकई में ये चीज़ें सच है और कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। कैसा लगा आपको बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानकर? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप पहले से जानते थे या आपको अब पता चला। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।